नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं और बेल्जियम और श्रीलंका में जातीय बनावट कैसी थी और वहां पे सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और इसके विभिन्न रूपों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। अगर साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो लोगों के बीच शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हम लोग को पढ़ना है बेल्जियम और श्रीलंका में जातीय बनावट। ये रहा बेल्जियम जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है और ये रहा श्रीलंका जो कि एशिया का एक छोटा देश है। तो चलिए इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद श्रीलंका के बारे में जानेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा के आधा है। इसकी आबादी की बात करें तो लगभग 1 करोड़ इसकी आबादी है, जिसमें से 59% लोग डच भाषी है जो कि फ्लेमिश नामक इलाका में रहते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भोजपुरी बोलने वाले लोग अधिकतर बिहार में मिलते हैं और गुजराती बोलने वाले लोग अधिकतर गुजरात में मिलते हैं। वैसे ही बेल्जियम में डच भाषी लोग अधिकतर कहाँ मिलते हैं? फ्लेमिश नामक इलाके में मिलते हैं, जो कि 59 लाख लोग हैं। ठीक है, जो फ्लेमिश नामक इलाका में रहते हैं और डच भाषी लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषी है। क्या है? फ्रेंच भाषी 40% लोग हैं। ये वेलोनिया नामक इलाका में रहते हैं। अभी भी 1% बच रहा है। 1% जो है वो जर्मन भाषी है। ठीक है, अब बात करें बेल्जियम की राजधानी की तो वह है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में अगर बात करें देश की राजधानी की में बात करें तो इसमें 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं जो कि अमीर लोग हैं। ठीक है, और 20% लोग डच भाषी हैं जो कि गरीब लोग हैं। इसमें अगर हम गौर करें तो देश में बहुसंख्यक के रूप में ये डच भाषी लोग हैं जो कि 59% है, लेकिन देश की राजधानी में ये लोग 20% में आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा के बराबर है। अभी हम लोग बेल्जियम को देखे थे। जो बेल्जियम था वह हरियाणा के क्षेत्रफल का आधा था, जबकि श्रीलंका हरियाणा के क्षेत्रफल का बराबर है। इसकी जनसंख्या का बात करें तो इसकी जनसंख्या 2 करोड़ है और वही बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इसमें से श्रीलंका में 74% लोग सिंहली भाषी हैं, मतलब सिंहली भाषा बोलते हैं, जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, 74% ऐसे लोग हैं जो सिंहली भाषा बोलते हैं और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। और उसमें 18% लोग तमिल भाषी हैं जो कि हिंदू या फिर मुस्लिम है। ठीक है, और गौर करने की बात यह है कि इसमें से जो हिंदू या मुस्लिम है उसमें से 5% लोग क्या है? भारतीय मूल निवासी हैं, मतलब अंग्रेजों के टाइम में भारत से ले गए थे वहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में 7% ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, जो कि ईसाई धर्म को मानते हैं। ठीक है, मतलब 74% ऐसे लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं और सिंहली भाषा बोलते हैं। ठीक है, और 18% ऐसे लोग हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं, वो हिंदू हैं या तो मुस्लिम है। ठीक है, और 7% ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पे ईसाई धर्म को मानते हैं और ये दोनों भाषा को बोलते हैं, दोनों भाषा को ये जानते हैं। ठीक है, अगर हम श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां हैं। एक है प्रशासनिक राजधानी जो है जयवर्धनपुरम और एक है व्यापारिक राजधानी जिसका नाम है कोलंबो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई और कौन से देश में सफल हुआ और किस में ये असफल रहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेल्जियम के बारे में कि यहाँ पे सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई। बेल्जियम आंतरिक झगड़ों से बचने के लिए उसने अपने संविधान में बहुत से संशोधन किए। जैसे 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को भी बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी को देश अपना लगे। ठीक है, अब हम जानेंगे बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। बेल्जियम ने केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी। मतलब
केंद्र में जितना डच भाषी के मंत्री लोग रहेंगे उतना ही फ्रेंच भाषी के मंत्री लोग भी रहेंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर देश में कोई कानून पारित होता है तो उसको लागू करने में इन दोनों की भूमिका रहेगी, जिससे किसी एक भाषी को फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा तो दोनों को होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय सरकार, मतलब राज्य सरकार को अधिक शक्तियां दी गई बेल्जियम में। ठीक है। उसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी। अभी हम लोग पढ़ के आए, वहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग 80% थे और डच भाषी लोग वही 20% थे। कहाँ? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। लेकिन मंत्रियों की संख्या बात करें तो वहाँ पे मंत्रियों की संख्या भी समान कर दी, मतलब जितना डच भाषी का मंत्री रहेगा ब्रुसेल्स में उतना ही फ्रेंच भाषी का मंत्री भी रहेगा ब्रुसेल्स में। ठीक है। आगे जानते हैं। ठीक। और इतना ही नहीं, बेल्जियम ने अपने यहाँ सामुदायिक सरकार का भी निर्माण करके रखा था, जिसका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा किया जाता था। मतलब अगर कोई डच भाषी का मंत्री खड़ा है तो उसको वोट केवल डच भाषी के लोग ही दे सकते हैं इस सामुदायिक सरकार में। ठीक है। और इसके पास, इस सरकार के पास, कौन सी सरकार? सामुदायिक सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियाँ थी, मतलब ज़्यादा पावर इनको नहीं दिया गया था। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की गई। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और देश की सारी शक्तियां बहुसंख्यकों के पास रह गई। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक थे कौन? तो अभी हम लोग पढ़ के आए कि श्रीलंका में 74% लोग सिंहली भाषी लोग थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे, और 18% लोग तमिल भाषी लोग थे जो कि हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, और 7% ऐसे लोग थे जो ईसाई धर्म को मानते थे, और ये दोनों भाषाओं के जानकार थे। तो मतलब बहुसंख्यक के रूप में श्रीलंका में सिंहली भाषी के लोग उभर कर आए हैं जो कि क्या है? बौद्ध धर्म को मानते हैं, और इन्होंने सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथों में ले ली और कानून में ऐसे ऐसे परिवर्तन किए जिससे देश की शांति पूरी तरीके से भंग हो गई। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने कानून में क्या क्या बदलाव किए। 1956 में कानून में परिवर्तन। तो उन्होंने जो पहला परिवर्तन किया था वह था बौद्ध धर्म का संरक्षण और बढ़ावा। उन्होंने अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे और उसका संरक्षण करने लगे, जिससे अन्य धर्म के लोगों को ठेस पहुंचने लगी। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि दूसरा चेंजिंग उन्होंने क्या किया था। तो सिंहलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, मतलब अगर विश्वविद्यालय में किसी को एडमिशन लेना है तो सबसे पहले सिंहलियों लेंगे, सिंहली लोग लेंगे, उसके बाद अगर सीट बच गया तब जाके अन्य भाषी के लोग लेंगे। उन्होंने ऐसा परिवर्तन किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने सिंहली भाषा को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया था, मतलब कि देश के अंदर जितने भी कामकाज होंगे सभी सिंहली भाषा में ही होंगे, जिससे जो सिंहली भाषा जो लोग नहीं जानते थे, जैसे कि जो तमिल लोग थे जो सिंहली भाषा नहीं जानते थे, उन्हें बहुत से प्रॉब्लम आने लगे, जिसके कारण तमिल भाषी के लोगों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, और यह विरोध धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में गृह युद्ध देखने को मिले। अब इससे पता चलता है कि सत्ता की साझेदारी कितनी ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी दो जगह पे अभी हम लोग पढ़े, एक था बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी अच्छी प्रकार से हुई, जिसके कारण वह देश क्या है, आज विकसित देशों में गिना जाता है। लेकिन श्रीलंका की बात करें तो इसमें हमेशा कुछ न कुछ युद्ध देखने को ही मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। देश के विकास में सभी लोग अपना योगदान देते हैं, इसलिए लोगों के बीच सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ऐसा करने से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की स्थिति कम उत्पन्न होती है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा, एक ही आदमी सारा पावर अपने पास रखा रहेगा, तो हम उसको लोकतंत्र कैसे बोलेंगे? वो तो फिर राजतंत्र हो जाएगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। ठीक है। अब हम जानेंगे सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, मतलब कि सत्ता की साझेदारी लोगों के बीच करे तो करे कैसे, पावर को कैसे लोगों के बीच बांट के रखे। तो इस चैप्टर में हम लोग 4 तरीका जानेंगे जिससे सत्ता की साझेदारी की जाएगी। तो वो पहला नंबर पे है ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ऊर्ध्वाधर बंटवारा में हम लोग पावर को 3 भागों में बांटेंगे। पहला नंबर पे रहेगा केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, और सबसे लास्ट में रहेगा स्थानीय सरकार। अगर बात करें कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद राज्य सरकार रहेगा, और सबसे कमज़ोर है इसमें स्थानीय सरकार। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है क्षैतिज
क्षैतिज बंटवारा के अंदर भी शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों का पावर समान है। ठीक है, विधायिका की बात करें तो विधायिका कानून का निर्माण करती है, जैसे भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और वही कार्यपालिका का बात करें तो यह कानून को लागू करती है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री और नौकरशाह। ठीक है, न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका जो है वह कानून के संरक्षक होते हैं, जैसे कि न्यायालय। ठीक है, और इन तीनों का पावर समान रहता है और इन तीनों का काम यही है एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है सामाजिक समूहों के बीच शक्तियों का बंटवारा करके भी हम सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। जिस प्रकार बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया था, उन्हें थोड़ी सी शक्तियां दी गई थी ताकि वह अपने सांस्कृतिक मामले के बारे में सोच सके। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है राजनीतिक दल। जीते हुए पार्टी क्या करती है, अपने यहाँ सत्ता की साझेदारी करती है, अपने पावर को बांटती है लोगों के बीच में कि कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें एक और उदाहरण का, किसी धर्म विशेष के लिए कुछ निर्णय सुनाना है तो इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो उसके लिए क्या है, तो वह है सामुदायिक सरकार। ठीक है, अब जो आखिरी जो पॉइंट बचा है वह है आरक्षण। आरक्षण के माध्यम से भी हम सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ विशेष वर्गों को विशेष अधिकार देकर। जैसे कि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, तो उन्हें थोड़ी सी क्या कर दो, अधिकार दे दो, उन्हें थोड़ी सी शक्ति दे दो। ठीक है, एक और इसका उदाहरण है महिलाओं को आरक्षण देकर। भारत में महिला की स्थिति बहुत ज़्यादा ही क्या है, कमज़ोर है, इसलिए उन्हें थोड़ी सी शक्ति दे दो। तो इस प्रकार से हम सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं विभिन्न वर्गों में। ठीक है, तो हो जाता है ये चैप्टर खत्म। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा और टेलीग्राम में आपको सर्च करना पड़ेगा ज्ञानतंत्र 0, तो आ जाएगा चैनल, उसमें इसका PDF मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कोई और वीडियो में।